नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाले के ई लर्निंग प्लेटफार्म पर आज फिर स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दर्शन शास्त्र की। और दर्शन शास्त्र में अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मैं सबसे पहले मैंने दर्शन की बातें की थी कि दर्शन होता क्या है। और दर्शन के बाद मैंने वैदिक और उपनिषद का जो दर्शन था वो पढ़ाया था। उसके बाद आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और लास्ट क्लास में हमने बात कर रहे थे पिछली 3 क्लासों में गांधी दर्शन की। तो गांधी दर्शन के कुछ एमसीक्यू भी किए थे। आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ गए? जिसमें कोई डाउट हो तो वो दोबारा पूछ सकते हो। और आज के बाद हम बात करेंगे पाश्चात्य दर्शन की। जो भारतीय दर्शन है उसकी जो आपके सिलेबस में जितना दे रखा है भारतीय दर्शन, और जो हमारे महापुरुष हैं उनका दर्शन जो दे रखा है, तो वो सारी बातें वहाँ तक ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो बातें होंगी, अब बातें होंगी पाश्चात्य दर्शन की। जो आपके पाश्चात्य विद्वान हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनको एक एक करके हम कवर कर लेंगे। उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हैं। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले कई एग्जामों में RAS और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आए हैं, उनको मैंने सम्मिलित किया गया है। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं, मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्लास चल रही है इस क्लास का फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी भी दर्शन की एक समझ विकसित हो जाएगी। समझ विकसित हो जाएगी तो वहाँ पे आप कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले एग्जामिनर, आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जय श्री श्याम टीना जी। कल का जो आपको गांधी दर्शन के MCQ थे सब समझ में आ गए आपको? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर हम आज बात करते हैं किसकी? पाश्चात्य दर्शन की। और टाइम को लेके भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको टाइम को लेकर भी बताओ। अगर यही टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं है तो दूसरा कोई टाइम है तो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा। अगर कुछ चेंज हो सकता है तो ऊपर नीचे, नहीं तो फिर इसी टाइम पे हम पढ़ाते रहेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पाश्चात्य दर्शन की। जब पाश्चात्य दर्शन की बात करता हूं तो आप सीधे सीधे पहुंच जाओगे यूरोप। कहाँ पहुंच जाओगे? यूरोप। यूरोप का जो दर्शन था वो हमारे दर्शन से किस तरह भिन्न था, आपको अगर याद हो तो मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो फर्स्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की तुलना करके समझाने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हो तो आप समझ रहे होंगे कि जो भारतीय दर्शन है, सही टाइम है, चलो ठीक है, जो भारतीय दर्शन है और जो पाश्चात्य दर्शन है वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। तो भारतीय दर्शन पे जब मैं बात करता हूँ तो भारतीय दर्शन का जो परम तत्व है वो परम तत्व क्या था? मोक्ष। अगर चारवाक दर्शन की मैं बात छोड़ दूँ, चारवाक दर्शन इंद्रियों के सुख की बात करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो भारतीय दर्शन है वो मोक्ष की बात करता है, आत्मा की बात करता है, परमात्मा की बात करता है। इस तरह की बातें भारतीय दर्शन में की जाती हैं। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ऐसा नहीं था। पाश्चात्य दर्शन में थोड़ा बहुत क्या था कि पाश्चात्य दर्शन वाले कहते थे कि हम आत्मा परमात्मा की बात नहीं, वो बाह्य जगत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाह्य जगत की। जो बाह्य जगत है जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं उसकी बात करता है एक तो पाश्चात्य दर्शन। दूसरी बात ये बात करता है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो वैज्ञानिक है। कैसा है? वैज्ञानिक। वो तर्क पे डिपेंडेंट है, तर्क की बात ज़्यादा की जाती है। दूसरी बात सिद्धांतिक है, सिद्धांत विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ विशेषताएं पाश्चात्य दर्शन की कि वहाँ पे क्या बात होती है? बौद्धिक रूप से बात होती है, बुद्धि पे ज़्यादा जोर दिया गया। हमारे दर्शन पे जो भारतीय दर्शन है वहाँ पे आत्मा की संतुष्टि की बात की गई है। हमारा दर्शन, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो अब जो भारतीय दर्शन है वो कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ा हुआ है, और जो पाश्चात्य दर्शन है वो कहीं ना कहीं बुद्धि से जुड़ा हुआ है। हमारा हृदय संतुष्ट हो उन चीज़ों से, उस दर्शन को हम कहते हैं भारतीय दर्शन, और हमारी बुद्धि संतुष्ट हो। तो बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए कौन सा दर्शन था? आपका पाश्चात्य दर्शन। ये क्या था? बौद्धिक दर्शन है। बुद्धि, और बुद्धि किससे संतुष्ट होती है? बुद्धि संतुष्ट होती है तर्क से।
ठीक है। जब हम तर्क देंगे किसी भी चीज के सापेक्ष में, हम तर्क देंगे जब ही बुद्धि उस चीज को मानती है। मैं अगर सीधा सीधा ये कह दूं कि सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं और जिससे सूर्य हो जाता है, तो इस चीज को पाश्चात्य दर्शन स्वीकार नहीं करेगा। पाश्चात्य दर्शन को मुझे ये बात समझानी है, तो पाश्चात्य दर्शन के बारे में क्या कहा जाएगा? पाश्चात्य दर्शन के लिए मैं कहूँगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो 24 घंटे में वो एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो सूर्य के सामने आ जाती है। जो एरिया यहाँ था वो सूर्य के सामने आ गया 24, तो हर 24 घंटे बाद सूर्य निकल आता है। इस बात को क्या स्वीकार करता है? पाश्चात्य दर्शन स्वीकार करेगा। और जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें सूर्य को देवता ही मान लिया था हिंदू धर्म के अनुसार। तो इस तरह की चीज़ें थी। पाश्चात्य दर्शन की बात अगर आपको पता चल गई हो, तो पाश्चात्य दर्शन को भी हम 3 कालों में बांटते हैं। पाश्चात्य दर्शन आपके सिलेबस में तो नहीं है, मैं भूमिका बनाने के लिए ले जा रहा हूँ आपको, जहाँ से मुझे आपको सिलेबस से टच कराना है। तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में भी 3 काल होते हैं, एक तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और आपका चौथा होता है समसामयिक काल। बहुत सारे विद्वान हुए वहाँ पे, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, ये आप जिनको देखते हैं ये सारे, मार्टिन लूथर, इस तरह के जो जितने विद्वान थे सबकी अपनी अपनी थ्योरी थी, अपने अपने विचार थे। लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमें सिलेबस हमारा ले जाना है। तो मैं प्राचीन दर्शन की बात करूँगा। प्राचीन दर्शन जो था यूरोप का, प्राचीन दर्शन में यूरोप का दर्शन शुरू होता है यूनान के दर्शन से। कहाँ से शुरू होता है? यूनान के दर्शन से। यूनान, ठीक है। आधुनिक काल में इसको क्या बोलते हैं? ग्रीस। और यूनान का जो दर्शन है, यूनान का नीतिक दर्शन सुकरात से शुरू होता है। सुकरात को केंद्र बिंदु मान के हम इस दर्शन का अध्ययन करते हैं। अब बात होती है सुकरात से पहले और सुकरात के बाद, ठीक है। सुकरात के दर्शन की बात होती है यूनान के दर्शन में, सबसे पहले प्राचीन दर्शन में। तो बात की जाएगी सुकरात से पहले वहाँ की स्थितियाँ क्या थी और सुकरात के बाद की स्थितियाँ क्या बनी। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो ओनली और ओनली सुकरात है, सुकराती पद्धति। सुकराती पद्धति का सीधा सीधा मतलब क्या है कि किस पद्धति से सुकरात ने ज्ञान को प्राप्त किया, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो किस पद्धति का वर्णन करते हैं और क्या लोगों को समझाते हैं, वो चीज़ें हम बात करेंगे सुकरात पद्धति में। तो सुकरात पद्धति के ऊपर आज बात करेंगे। सुकरात कौन थे, क्या इनकी पद्धति थी, किस तरह से इन्होंने अपने दर्शन को विकसित किया। देखो, सुकरात की बात करता हूं मैं, तो सुकरात से पहले की बात कर लें पहले। तो सुकरात से जो पहले जो थे वो वहाँ पे सोफिस्ट लोग रहते थे। सोफिस्ट जो लोग थे, सोफिस्ट का मतलब होता था धार्मिक शिक्षक। जो लोगों के मन में जो सवाल पैदा होते थे धर्म के संबंध में, सृष्टि के संबंध में, राजा के संबंध में, आत्मा के संबंध में, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, इस तरह के जो आध्यात्मिक क्वेश्चन उनके अंदर पैदा होते थे, तो उनको समझाने के लिए वहाँ सोफिस्टों का एक दर्शन चलता था। और सोफिस्ट अपने तरीके से बातों को कहते थे जो कि पूरी तरह से सही नहीं थे। सुकरात ने उन्हीं का सबसे पहले विरोध किया था और उन्हीं के दर्शन को किस तरह से सुकरात खारिज करते हैं। तो सोफिस्टों में कुछ सोफिस्टों के नाम मैंने आपको लिखे हैं, जैसे प्रोटेगोरस, हिप्पियास, एंटीफोन और गार्जियास। प्रोटेगोरस जो हैं, इनका एक फेमस वचन है, इन्होंने क्या कहा था, इनका एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है।
कि आप जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, आप जितनी भी चीज़ों को अगर मापोगे, उनकी वैल्यू निकालोगे, तो वो मनुष्य के आधार पर ही निकालोगे। मनुष्य के लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी इतनी ही महत्व ज़्यादा होगी। इस तरह की बात करते थे उस ज़माने के जो विद्वान थे, सोफिस्ट जिनको कहा जाता था। तो सोफिस्ट का दर्शन यूनान में चल रहा था। ठीक है, यूनान की बात करते हैं आगे, पाश्चात्य दर्शन की। सोफिस्ट कहते थे कि जो सत्य है वो व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब कि आपके व्यक्ति के अनुसार ही है, उसे कौन सा सत्य लग रहा है वो अपना मान सकता है। मुझे किसी चीज़ को देखना है तो मुझे क्या लग रहा है, जैसे हाथी का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर उनके अनुसार, सोफिस्टों के अनुसार मैं बात करूं, तो किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़ लिया तो वह हाथी को क्या कहेगा कि हाथी एक खम्बा है। तो वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के अनुसार वो ही चीज़ सत्य है, इससे अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है। इतनी बात करते थे सोफिस्ट, जो कि पूरी तरह से उनकी आलोचना की जा सकती थी। आगे जो बात करते हैं सोफिस्टों की, आप देखते हैं भारतीय दर्शन में सोफिस्टों के मतों से मिलता हुआ कोई दर्शन आपको मिलता है, तो वो कौन सा दर्शन है, जल्दी से बताओ। वो कौन सा दर्शन है जो भारतीय दर्शन में सोफिस्टों की बातों को जस्टिफाइड करता है? तो उसकी अगर भारतीय दर्शन की बात करूं तो मैं चारवाक भी कुछ ऐसी ही बात करते थे। चारवाक कहते थे कि मनुष्य का सुख ही सब कुछ है, उसकी इंद्रियों का सुख ही सब कुछ है। वो अब उसके न तो मनुष्य से पहले कुछ था और न मनुष्य के मरने के बाद कुछ होगा, तो वो अपनी इंद्रियों को और अपने जो उसे लग रहा है कि ये चीज़ सुख भोगने लायक है, वो उसको सुख को भोगे। यही चारवाक का दर्शन था। और कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बात यूनान में सोफिस्ट कर रहे थे। तो उनके जो यूनान के जो नैतिक सिद्धांत थे वो क्या थे? शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य सभी व्यक्ति के सापेक्ष हैं। यहाँ पर क्या है? व्यक्तिनिष्ठ हैं, व्यक्ति के सापेक्ष हैं। किस व्यक्ति को कौन सा काम अच्छा लग रहा है वो अपने आधार पर ही सही करता है। एक वहाँ पे वो है थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस नाम के भी विद्वान हुए थे। वो कहते थे कि शक्तिशाली व्यक्ति है उसका हित होना चाहिए। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो उसका हित है, वही नैतिकता है। वो जो करेगा, राजा जो के मुंह से कह दे वही नैतिक है और उसके अतिरिक्त नैतिक नहीं है। दूसरी बात वो कहते थे कि सत्य पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है। जो सत्य है वो व्यक्तिनिष्ठ है। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी बात को सत्य मानता है और कौन सी को नहीं मानता है। वो सार्वभौमिक नहीं है। ठीक है, इंद्रियां ही ज्ञान की अंतिम स्रोत हैं। यही बात करते थे हमारे भारतीय दर्शन में चारवाक, कि जो इंद्रियां हैं वो जिस सुख को भोगने के लिए आपको प्रेरित कर रही हैं, वही तुम्हारा क्या है? सुख है, और उन्हीं को अंतिम सुख मान लिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब। ये तो बात थी यूनान के सोफिस्टों की। जो सोफिस्ट उस ज़माने में अपना दर्शन दे रहे थे, अपनी फिलॉसफी लोगों को बता रहे थे। लेकिन अब क्या हुए? सुकरात पैदा हुए। सुकरात से यूनानी दर्शन का क्या एक मोड़ पैदा होता है। यहाँ से सुकरात के दर्शन से यूनानी दर्शन की शुरुआत होती है। और यूनानी नहीं, मैं कहूँ पूरे यूरोप और पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत सुकरात को आधार मान के ही की जा सकती है। ठीक है, सुकरात, इनका जन्म हुआ था 470 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? एथेंस में। ठीक है, एथेंस में पैदा हुए थे। उस जमाने में क्या था कि ये वहाँ पे छोटे छोटे शहर थे और ये शहर अपने आप में स्वतंत्र थे। ये देश की तरह काम करते थे। तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे, आज भी आप यूरोप में देखोगे तो जो आपके कंट्री हैं वो छोटे छोटे हैं बहुत। तो ये एक शहर था अपने आप में, कहते हैं वहाँ छोटे छोटे शहरों के रूप में सुकरात पैदा हुए। वहाँ सुकरात कैसे हुए थे? बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, बहुत गरीब। जैसे बस उनके जो माँ बाप थे वो क्या करते थे? मूर्ति बनाने का काम करते थे। वही काम बड़े होके सुकरात करने लगे। इतने पैसे वाले थे नहीं कि स्कूल में जा सकें। स्कूल में नहीं जा सके तो वो अपना काम वहीं पे जो माँ बाप का जो पुश्तैनी काम था उससे करके अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन सुकरात की चेतना में कुछ अलग था।
वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करते थे कि जो हिल जाए, जो सोफिस्ट हैं जिनके दर्शन चला आ रहा था वो उनको काटने की कोशिश करते थे बचपन से ही। तो उनकी इस प्रतिभा को, उनके साथ एक व्यक्ति, उन्हें उनके परिवार में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था क्रेटो। क्रेटो से उनकी मुलाकात होती है। क्रेटो उनकी प्रतिभा को पहचानता है सुकरात की को, कि इस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की बेहद विकल संभावनाएं हैं। तो क्रेटो जब इनको सुकरात को पहचानता है तो ये क्या करते हैं क्रेटो के, सुकरात को स्कूल जाने की व्यवस्था क्रेटो करते हैं। उन्हें कुछ स्कूलिंग जो जाते हैं, स्कूलिंग की जो व्यवस्था थी तो वहाँ पे जाके वो भेज देते हैं कि सुकरात को स्कूल भेजो, इसकी बुद्धि बहुत शार्प है और ये आगे विकसित हो सकता है, जो कि देश के काम आ सकता है। तो क्या हुआ कि क्रेटो ने जब सुकरात को स्कूल भेजा तो स्कूल में जाके सुकरात की बुद्धि और तीक्ष्ण हुई। वो तरह तरह के सवाल पूछने लगे, सब तरह तरह के क्वेश्चन होने लगे। तो जब वहाँ से सुकरात को थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और उन्होंने सोफिस्ट का अध्ययन किया कि सोफिस्ट क्या बता रहे हैं और उनके पीछे क्या तर्क है, इस तरह की चीज़ें सुकरात ने वहाँ सीखी अपने स्कूल में। तो वहाँ से आने के बाद कहा जाता है वो कुछ समय के लिए सेना में भी भर्ती रहे वहाँ अपने देश की में, और सेना में भर्ती रहने के बाद वो फिर क्या हो गए कि वो वार्तालाप पे ज़्यादा बिलीव करते थे। सुकरात क्या की पद्धति कहती थी वार्तालाप, जिसको हम आज कहते हैं बहस, डिबेट, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपने ही दोस्तों को बुलाते थे, बुला के एक चौपाल पे बैठ गए। चौपाल पे बैठने के बाद वो क्या है, किसी भी एक मुद्दे पे वो बातचीत करते थे। सबके अपने अपने मत लिए कि आप इसके बारे में क्या कह रहे हो, आप इसके बारे में क्या कह रहे हो। फिर उनके क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, वो खंडित कर रहे हैं और एक दूसरे के अपने ही क्वेश्चनों को तर्क वितर्क से काट रहे हैं। इस तरह की चीज़ें सुकरात करते थे। सुकरात बहुत जल्दी ही अपने दोस्तों में और युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि वो अपनी बातें तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने का जो काम था तो उससे लोग प्रभावित होते ही हुए। जब तर्क से लोग प्रभावित हुए तो सुकरात बहुत ज़्यादा फेमस हुए और उन्होंने राजा, एथिक्स, सोफिस्ट, इन सब की आलोचना करना शुरू कर दी। और जब आलोचनाएं हुई तो बाद में कहा जाता है कि सुकरात को जहर दे दिया गया राजा के आदेश पर। और जहर दिया गया तो सुकरात बहुत साहसी भी थे, तो सुकरात ने क्या किया कि वो जहर आराम से पिया। सुकरात ने कहा कि मैं किसी तरह के अंधकार में नहीं मर सकता, मुझे ज्ञान की बहुत पिपासा है और अगर मुझे इसके लिए मुझे जहर भी पीना पड़ेगा तो मैं जहर भी पीऊँगा। सुकरात के जो शिष्य थे, उन्होंने जो दोस्त थे, उन सभी ने ये कहा कि आप अगर राजा के सामने माफ़ी मांग लो तो आपको माफ़ किया जा सकता है। तो पर सुकरात ने वो चीज़ नहीं स्वीकारी और सुकरात ने अंतिम जो अपनी बात कही थी अपने किसी दोस्त से, जब उन्होंने पूछा था सुकरात से कि सुकरात आप क्या जानते हैं, तो सुकरात ने कहा था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये सुकरात का अंतिम कथन था और इससे कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये स्टेटमेंट सुकरात का है। आपने महात्मा बुद्ध को पढ़ा है। महात्मा बुद्ध जब अंतिम समय पे अपने निर्माण की अवस्था पे थे तो सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश क्या दिया था, सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था अपो दीपो भव, ठीक है। तो यहाँ पे सुकरात की बात करते हैं तो सुकरात ने कहा था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। ये बात तो हो गई सुकरात की। अब सुकरात ने क्या दिया, किस तरह से ज्ञान प्राप्ति की, वो आगे बातें करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। एक बात और है सुकरात की कि सुकरात जो कहते हैं कि वो ये कहते थे कि मैं किसी को ज्ञान नहीं देता, मैं किसी को ज्ञान नहीं देता बल्कि मैं लोगों को ज्ञानी बनाना चाहता हूं। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि आपका सारा का सारा जो ज्ञान है वो आपके अंदर ही है। भारतीय दर्शन में स्वामी विवेकानंद ऐसी बात करते थे
कि आपके अंदर पूरा का पूरा ज्ञान आपके अंदर है, बस उसको आपकी आंखों पे अज्ञान की पट्टी लगी हुई है। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि उस पट्टी को हटा दें, और ऊपर पट्टी जब आपकी आंखों से हट जाएगी तो आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान आपको दिखने लग जाएगा। तो सुकरात भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि मैं लोगों को ज्ञान ही नहीं बताता, मैं किसी को ज्ञान नहीं देता, मैं उन्हें ज्ञानवान बनाना चाहता हूं कि वो ज्ञान को जानने की तरकीब सीख जाएं कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, हम किसी को खाना बना के दे दें ये नहीं इम्पोर्टेंट है, हम किसी को खाना बनाना सिखा दें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिर वो कभी भूखा नहीं मरेगा। आगे बात करते हैं सुकरात की प्रमुख दार्शनिक समस्याएं। तो दार्शनिक समस्याओं की मैंने बात अभी तक की है। दार्शनिक समस्याएं क्या थी कि सोफिस्टों की चुनौती थी सुकरात के सामने। सोफिस्टों की चुनौती थी। सोफिस्ट क्या कहते थे? सत्य को क्या मानते थे? व्यक्तिनिष्ठ, कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है सत्य, ये कहते थे। और मनुष्य ही क्या है? मनुष्य ही सभी नैतिकता का मापदंड है, ऐसी बात सोफिस्ट करते थे। और इंद्रियों को ही सत्य, जो इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है वो ही सत्य है। इंद्रियों को क्या माना गया? इंद्रियों को सत्य का स्रोत माना गया। सुकरात ने ये चीज़ें काटी। सुकरात ने इनके पीछे जो तर्क दिए थे वो ये दिए थे कि इंद्रियां, ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमको सत्य ही दिखाती हैं। उसके लिए सुकरात ने जो एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल क्या दिया था? सुकरात कहते थे कि तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। साइंस में चलते हैं थोड़े से, कि तारे जो हैं हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं हैं, वो तो एक ही स्पीड से जल रहे हैं। लेकिन हम रात में जब तारों को देखते हैं तो क्या है? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। एक गिलास में पानी भर लो, पानी भरने के बाद इसमें क्या है? पेंसिल डाल दो, तो हमें पेंसिल क्या है? टेढ़ी दिखाई देगी। पेंसिल कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी दिखाई देगी। जो कि हमारी आंखें तो पेंसिल को टेढ़ी बता रही हैं, लेकिन एक्चुअल में उस पेन को ऊपर निकाल के देखो तो पेन तो सीधा है। तो क्या है? जो इंद्रियां हमारी भ्रमित कर रही हैं। जो रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका बनती है वहाँ पे भी क्या है? हमारी इंद्रिय हमें भ्रमित कर रही हैं। पानी कहीं है नहीं और हमें पानी की झील दिखाई दे रही है। आपने एक हैंडपंप देखे हों, राजस्थान में थोड़े कम है, इधर जाती गंगा यमुना के मैदान में बहुत है। आप हैंडपंप का पानी देखोगे आप, तो सर्दियों में अगर हैंडपंप का पानी निकालते हैं तो वो कैसा निकलता है? गर्म। और गर्मी में हैंडपंप का पानी निकालते हैं तो वो कैसा निकलता है? ठंडा। विपरीत, ऊपर मौसम गर्मी का है पानी ठंडा आ रहा है, ऊपर मौसम सर्दी का है पानी गर्म आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या नीचे कोई पानी को गर्म कर रहा है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पानी अपने टेम्परेचर पे है। तो कई बार क्या है? सुकरात ने इन सब चीज़ों को क्या है? नकारा। और युवा वर्ग उनसे क्या है? इसी वजह से जुड़ा था कि सोफिस्टों की जो तर्क है वो समस्या थी सबसे पहले सुकरात की, कि सोफिस्टों के जो दर्शन है उसको किस तरह से खारिज करते हैं। तो सुकरात ने अपने तर्कों के आधार पर सोफिस्टों के जो दर्शन था उनको काट दिया कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, इनका कोई आधार नहीं है। और जब तक इनका कोई आधार नहीं है, जो लोगों की बुद्धि में समझ में चीज़ें नहीं आ सकती, तो उन चीज़ों को मानना भी नहीं चाहिए। आगे बात करता हूं सुकरात का ज्ञान एवं सद्गुण संबंधी सिद्धांत। सुकरात ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? एक बात याद रखेंगे हम यहाँ पे कि सुकरात को जो ज्ञान की परिभाषा है वो बौद्धिक है। ये बात तो बताने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है। मैं पाश्चात्य दर्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी
आत्मिक ज्ञान की बात नहीं की जाएगी। आत्मज्ञान की बात भारतीय दर्शन में की जाती है, और सुकरात के जो सुकरात हो, प्लूटो हो, और ये जितने भी दर्शन है हमारे, इनकी बात की जाती है बौद्धिक दर्शन की। तो सुकरात ये कहता है कि उचित अनुचित, सत्य असत्य, अशुभ और शुभ, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम इन चीज़ों का निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं। ये बात कही थी किसने? सुकरात ने, कि इन चीज़ों का निर्णय कर देंगे कि हम कौन सा काम शुभ है और कौन सा काम अशुभ है, को क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये जब ही हो सकता है जब आपको बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सुकरात ने एक साधन दिया था, सद्गुण। वर्च्यू, सद्गुण को इंग्लिश में कहते हैं वर्च्यू। एरेटे एक यूनानी वर्ड है, एरेटे, उससे बना हुआ है ये सद्गुण। ठीक है। और इसका अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं तो इसका हिंदी मतलब होता है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। क्या होता है? श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। तो ज्ञान क्या है? सुकरात के अनुसार जो हमें उचित अनुचित, सत्य असत्य, अशुभ शुभ का निर्णय करने में सक्षम बनाता है ज्ञान। और ज्ञान किससे प्राप्त होता है? सद्गुण से। सद्गुण क्या होते हैं? सद्गुण हमारी ऐसी मनोवृत्ति हैं जो लगातार अभ्यास के द्वारा प्राप्त की गई हैं। लगातार अभ्यास के द्वारा सद्गुण की जो ऐसी मनोवृत्ति जो लगातार अभ्यास के द्वारा प्राप्त की गई हैं, और जो हमें अपने कर्तव्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। हमें अपने कर्तव्य के लिए क्या करते हैं? सद्गुण अभिप्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप साहसी हो तो साहसी बनने के लिए आपने क्या किया कि आप ऐसी परिस्थितियों से ज़िंदगी में जो आपने क्या किया जो आपको डराती थी। आप डरने वाली परिस्थितियों से जब लगातार जूझोगे तो एक दिन आप क्या बन जाओगे? साहसी। और साहस एक क्या हो जाएगा? फिर सद्गुण हो जाएगा, जो आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है। ठीक है। सद्गुणों की एकता की बात क्या की है? सुकरात ने की है। सुकरात क्या कहते हैं? सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। सुकरात कहते हैं कि जो प्रमुख सद्गुण है वो एक ही है, और प्रमुख सद्गुण जो माना है सुकरात ने, वो किसको माना है? ज्ञान को। सुकरात कहते हैं कि ये क्या है? प्रमुख सद्गुण है। भारतीय दर्शन में जो हमारा दर्शन था वो बहुत तरह की विधियां हमें सिखाता रहता था, और ऑटोमेटिकली हमें जो लास्ट लक्ष्य होता था, परम लक्ष्य, वो होता था मोक्ष। और इसका सुकरात का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? ज्ञान। ठीक है। सुकरात का परम लक्ष्य ज्ञान है, और भारतीय दर्शन में किसी भी दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य होता था, परम लक्ष्य होता था, वो होता था मोक्ष। इतनी बात आपको समझ में आई? तो आगे चलते हैं। ठीक है। सुकरात के साथ क्या था? ज्ञान था। ज्ञान को बौद्धिक ज्ञान कहते हैं। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाओगे आप? उचित अनुचित, पाप और पुण्य, इस तरह की चीज़ों को क्या कर लोगे? आप जज कर लोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या है? सद्गुणों का विकास करना पड़ेगा। और सद्गुणों के विकास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कि ज्ञान की प्राप्ति होनी पड़ेगी। इसके लिए सुकरात ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था सुकरात का फेमस? सद्गुण ही
ज्ञान है। ज्ञान ही सद्गुण है। अर्थात सद्गुण और ज्ञान दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अगर आपने सद्गुण विकसित कर लिया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप सद्गुणी हो जाओगे। इस तरह की बातें सुकरात ने की थी। जो दूसरे सद्गुण है साहस, प्लूटो की बात करूं, चलो एक हायरार्की बना देता हूं। जो सुकरात युग की जो बातें हैं, कौन कौन आते हैं? यूनान के दर्शन में सुकरात युग की बात की जाती है तो सुकरात के बाद आते हैं प्लूटो, प्लूटो के बाद अरस्तु। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लूटो, और प्लूटो के बाद हुए थे अरस्तु। तो सुकरात की एक्चुअल में कोई हमें किताब अवेलेबल नहीं है। उनके सिद्धांत कहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसी कोई किताब हमारे पास है नहीं। तो सुकरात का जितना भी अध्ययन हम करते हैं वो प्लूटो के थ्रू करते हैं। उनके शिष्य थे प्लूटो, प्लूटो ने उनके बारे में जो कुछ भी बताया है दुनिया को, वहीं का वही अध्ययन यहाँ पे चला आ रहा है। प्लूटो की एक बुक थी एपोलॉजी, ठीक है। एपोलॉजी जो बुक थी प्लूटो की, उस बुक में सुकरात के बारे में प्लूटो ने वर्णन किया है। तो वहीं से हम क्या करते हैं? सुकरात का अध्ययन करते हैं। सुकरात तो कोई लिखा, उन्होंने कोई ग्रंथ तो लिखा नहीं। उनकी जो पूरा दर्शन है वो वार्तालाप पे टिका हुआ था, बहस पे टिका हुआ था। बाद में प्लूटो ने जो सद्गुण, 4 सद्गुण बताए थे प्लूटो के, कौन से थे? विवेक, साहस, संयम और न्याय। थोड़ा सा सद्गुण से संबंधित है, प्लूटो आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर हमें थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि प्लूटो के थ्रू ही हम सुकरात को पढ़ रहे हैं। प्लूटो ने 4 मुख्य सद्गुण बताए थे। वो कहते हैं विवेक, साहस, संयम और न्याय। लेकिन जो सुकरात जो कहते हैं वो कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। उन्होंने ज्ञान को प्रमुख सद्गुण कहा सुकरात ने, और उसी को क्या कहा था? यही परम लक्ष्य है ईश्वर का, ठीक है। तो यहां पे ताकि आलोचना ये होती है कि अगर आप सद्गुण की एकता का सिद्धांत देते हैं, जो सद्गुण की एकता का सिद्धांत देते हैं कि एक ही सद्गुण है, अगर किसी व्यक्ति ने साहस का सद्गुण अपने अंदर डेवलप कर लिया कि वो बहुत साहसी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो संयमी भी होगा, कि वो संयमी होगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो सद्गुणों की एकता का जो सिद्धांत है सुकरात का, उसकी यहाँ पे क्या हो जाती है? आलोचना हो जाती है। और खुद आलोचना किसने कर दी थी? प्लूटो ने ही कर दी थी। आप अगर इन सद्गुणों को देखोगे तो इन सद्गुणों को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन मैंने पढ़ाया था। भारतीय दर्शन में प्लूटो के सद्गुणों में से क्या संबंधित है? मुझे ऐसा लगता है कि प्लूटो ने ये जो सद्गुण है ना, वो ना कहीं भारतीय दर्शन से उठाए हैं। अगर आपने गीता अगर ध्यान से पढ़ी है तो गीता में श्री कृष्ण ने वर्णों की जो व्यवस्था है वो कर्मों के आधार पर बांटी है। तो कर्म भी कहीं ना कहीं आपके गुणों से, कर्म और गुणों के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तो गुणों की जो व्यवस्था है, गुण भी क्या है? सद्गुणों का ही रूप है, सद्गुणों का ही रूप है। अगर विवेक की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मुझे भारतीय दर्शन में ब्राह्मण से संबंधित लगता है, ठीक है। साहस की बात करूं तो भारतीय दर्शन में ये मुझे क्षत्रिय वर्ग से लगता है। संयम की बात करूं तो ये वैश्य से लगता है। और अगर संयम की बात करूं तो ये मुझे शूद्र, न्याय की बात करूं तो ये मुझे शूद्र से संबंधित लगता है। तो कुछ समीक्षक ऐसा भी कहते हैं
कि प्लूटो ने सिर्फ सुकरात का ही विश्लेषण नहीं किया, प्लूटो ने अपना दर्शन स्थापित करने से पहले उसने भारतीय दर्शन को भी पढ़ा था और वहाँ से भी कुछ चीज़ें उठा ली हैं, बस उनका क्या है, रूप बदल दिया। ब्राह्मण जो कि मस्तिष्क की बात करते थे, हम दिमागी काम, शास्त्रों का ज्ञान, वो क्या था, विवेक से ही संबंधित है। साहस का काम क्षत्रियों का ही था और जो संयम का काम था वो वैश्यों का था। वो व्यापार वाणिज्य इस तरह के काम कर रहे थे। और न्याय का मतलब क्या, न्याय का एक मतलब क्या होता है, सेवा ही होता है। आप किसी के साथ न्याय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी सेवा ही तो कर रहे हो। वो काम क्या था, शूद्रों का था। चलो, इतनी बात समझ में आई। सुकरात की पद्धति पढ़ लेते हैं। जो अब बात करते हैं कि सुकरात ने पद्धति के रूप में किस तरह से सुकरात ने बात की थी कि किस तरह से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुकरात ने 6 की अपनी विशेषता, जो पद्धति थी उसकी 6 विशेषताएं बताई थी। तो 6 विशेषताएं होनी चाहिए आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी पद्धति में। अगर वो 6 विशेषता है तो आप ज्ञान तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहली थी संदेहात्मक। ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको। संदेहात्मक, सुकरात क्या कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सुकरात का फेमस स्टेटमेंट है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। आप किसी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी क्लास में जा रहे हो, ये आज भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को खाली करके जाओ। आपके गिलास अगर खाली है तभी तो उसमें कोई चीज़ भरी जा सकती है। आप पहले से ही ये चीज़ सोच के जाओगे कि मैं तो इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, इस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो बेसिक से समझाओ कि बेसिक से आप इसका क्या मतलब होगा। तो ये था कि पहली बात तो हमें क्या है, किसी भी ज्ञान के बारे में संदेह पैदा करना है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और जब वहाँ से बात स्टार्ट होती है, एक एक से हम पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं और आप इस बारे में क्या जानते हैं। उसके लिए दूसरा जो विशेषता थी वो थी विवादात्मक। विवाद का मतलब यहाँ में बहस, सीधी सीधी। हमें क्या करनी है, बहस, वार्तालाप। बहस कैसी होनी चाहिए, तत्वपरक। ठीक है, आजकल टीवी डिबेट में देखते हो आप, टीवी में जो डिबेट होती है उसमें क्या होता है, सीधी सीधी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज। तो उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वार्तालाप एक शुद्ध बहस होनी चाहिए, वो एक समुचित बहस होनी चाहिए जो आपको एक तत्व ज्ञान की तरफ ले जाए। उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको सुकरात करते क्या थे। सुकरात करते थे कि अपने जो जितने भी उससे संबंधित दोस्त थे वो सबको बुलाते थे। कोई भी एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के ऊपर वो सबसे एक दूसरे से अपने अपने आंसर देते थे कि आप अपने आंसर दो, आप अपना आंसर दो, आप अपना आंसर दो। फिर उन आंसरों की क्या करते थे, आलोचना। जब तुम उन आंसरों की आलोचना कर दोगे तो वो अपने आंसरों को दोबारा सुधारेंगे। जब वो अपने आंसर को दोबारा सुधारेंगे तो फिर उसकी आलोचना करो। इसी तरह से ये क्रम चलता चलेगा और जब तक वो आपकी आंसर है वो परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक चलता ही रहेगा। ठीक है। तो सुकरात का जो मेन उद्देश्य था वो क्या कहते थे कि मैं लोगों को ज्ञान नहीं देता, मैं उन्हें ज्ञानवान बनाता हूँ, मैं उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि आप किस तरह से ज्ञान प्राप्त करोगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने भी अपनी टीचिंग में वहीं से सीखी है। ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे स्टूडेंट की राय जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। ये समझाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। कई बार लोगों को बुरा लगता है लेकिन फिर भी मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि समझाने का बेस्ट तरीका है, आप अपना पॉइंट तो रखो कि आप कितना जानते हैं। मैं उस चीज़ को करेक्ट करूँगा जब उस चीज़ को तुम्हारा क्या है, तुम्हारे दिमाग ने उस चीज़ को पाने के लिए मैंने क्या की, एक जिज्ञासा पैदा की आपके दिमाग के अंदर कि आप इसके बारे में कुछ सोचो, कुछ बताओ, बताने की कोशिश करो। तो दिमाग एक्टिव हुआ।
जब तुम्हारा दिमाग एक्टिव है जब ही तो मैं अपनी चीज़ आपको बताऊंगा, जब ही उसको वो अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। इस तरह की चीज़ें क्या थी, विवादात्मक में होती थी, जो कि क्या करते थे, सुकरात ने ये पद्धति दी थी। प्रत्ययात्मक जो पद्धति थी, उसमें प्रत्ययात्मक पद्धति में क्या थी कि ज्ञान अपनी परिभाषाओं में निहित है। ज्ञान अपनी परिभाषा, या इसको बोलते थे प्रत्यय। जो वाद विवाद से जो आपका जो पूरा कंक्लूजन निकलेगा, आप ज्ञान तक पहुंचोगे, वहां पे जाने के बाद आपको अब क्या है कि एक ऐसी परिभाषा देनी पड़ेगी जो कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वो कैसी है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब तो आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठ मतलब सभी के ऊपर लागू होती है। वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए सत्य नहीं है, वो सभी के लिए सत्य है। आगे बात करें, सुकरात की जो अगली पद्धति है वो है अनुभवात्मक। अनुभव के आधार पर इसमें क्या होता है कि सामान्यीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, सामान्यीकरण की बात की जाती है। सामान्यीकरण का मतलब ये है कि जैसे मुझे पता है कि मनुष्य एक कैसा है, चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य कैसा है, चिंतनशील प्राणी है, ठीक है। लेकिन अब मैं मनुष्य के बारे में जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत तरह के मनुष्यों से मिलने की कोशिश करूंगा। उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य कैसे होते हैं। कोई मनुष्य बहुत लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं। लिंग के आधार पर भी बांटा गया, बच्चे, बूढ़े, इस तरह के हम क्या कर रहे हैं, अब मनुष्य का सामान्यीकरण कर रहे हैं। मतलब मनुष्य के बारे में क्या है, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने मनुष्य का जो मूलभूत गुण था उसको पकड़ा, उसके बाद हम उसकी जो डाइवर्सिटी है, जो छोटे छोटे गुण हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। निगमनात्मक, ये पद्धतियाँ आपने टीचिंग पद्धति जो पढ़ाते हैं वहाँ पे पढ़ी होंगी। क्या समझते हो इनके बारे में, तो थोड़ा बहुत तो जानते होगे। निगमनात्मक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, विशेषीकरण होता है। विशेषीकरण होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सामान्य गुणों को पकड़ते हैं। किसी भी चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके क्या करेंगे, सामान्य गुणों का अध्ययन करेंगे। और सामान्य गुणों का अध्ययन करने के बाद हम विशेष गुण की तरफ पहुंचेंगे और एक सिद्धांत देंगे उसके बारे में। सिद्धांत देंगे, एक सिद्धांत की उत्पत्ति की जाएगी। सेम टू सेम मनुष्य का ही उदाहरण ले लीजिए। मान के चलो मुझे मनुष्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं एलियंस हूँ, कहीं से आया हूँ ऊपर से, ब्रह्मांड से। तो क्या है, सबसे पहले मैंने आके मनुष्य देखे, तो जब मैं देखूंगा सामान्य रूप से मनुष्यों को, तो क्या देखूंगा, कोई मनुष्य गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई कैसा है। लेकिन अभी मैं इसको ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका मूलभूत गुण क्या है। जब मैं इनका अच्छे से अध्ययन करूंगा, सभी तरह के मनुष्यों से बात करूंगा, तो जब मूलभूत गुण मैं निकालूंगा तो मूलभूत सिद्धांत में ये दूंगा कि मनुष्य कैसा है, चिंतनशील प्राणी है। ये इसकी क्या है, मूलभूत विशेषता है। चाहे वो कहीं का हो, किसी भी ज्योग्राफी एरिया में रह रहा हो,
छोटा है, बड़ा है, काला है, लेकिन वो उसके अंदर विवेक है। ये उसकी मूलभूत विशेषता है। ठीक है, आगे लास्ट बात कर लेते हैं प्राकल्पना की। इतनी बात समझ में आई? आगे बात करता हूं प्राकल्पना की। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना है कि किसी भी हम वाद विवाद में जो प्रतिवादी है, जो कि पक्ष का क्या करता है, प्रतिवादी जिसको बोलते हैं, प्रतिवादी के पक्ष के साथ प्रतिवादी के पक्ष के साथ जो आपस में विरोधी अवधारणाएं हैं, विरोधी अवधारणाओं का मत लेना है। ठीक है, वाद विवाद के थ्रू तो हमने एक निष्कर्ष निकाला। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो विरोधी अवधारणाएं हैं, जो सोफिस्टों ने भी किसी चीज़ के बारे में धारणाएं दे रखी हैं, तो हमें उनकी भी बात सुननी है। उनकी बात सुनने के बाद हम फाइनली रूप से एक कथन बनाएंगे, एक अवधारणा देंगे, एक तरह की अवधारणा बनाएंगे किसी भी ज्ञान के बारे में कि ये ज्ञान ऐसा होता है। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो हाथी का ही दे सकते हैं। हाथी के एग्जाम्पल में हमने जब अंधों को हाथी से मिलाया था तो क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, सबकी बातें हमने ली। सबकी बातें लेने के बाद हमने क्या किया, अब एक ओवरव्यू बनाएंगे कि हाथी कैसा हो सकता है। एक व्यक्ति कह रहा है खम्बे जैसा है, एक व्यक्ति कह रहा है झाड़ू जैसा है, एक व्यक्ति कह रहा है सांप जैसा है, एक व्यक्ति कह रहा है सूप जैसा है। तो सारी की सारी धारणाएं हमें हमने क्या करनी है, एकत्रित करनी है, और एक ऐसी धारणा हमें कल्पना के थ्रू बनानी है, कल्पना करके कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है। क्योंकि इसका कोई क्या है, वास्तविक साक्ष्य नहीं होता ज्ञान का, वास्तविक साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि धारणा ऐसी बनाएंगे कि जिसमें सबके मत संतुष्ट हो जाएं, कोई भी असंतुष्ट ना रहे। ठीक है, तो ये बात हुई थी सुकरात की। ये बात हुई थी क्या, सुकरात की। सुकरात की पद्धति आपको समझ में आ गई। ठीक है, सुकरात से आपने क्या सीखा? बौद्धिक ईमानदारी, आत्मसम्मान, स्वायत्तता, ऐसे गुणों की बात करते हैं सुकरात। सद्गुणों की एकता, कि सद्गुण एक ही हैं। इस तरह की जो चीज़ें थीं, अगर आपके कहीं पे पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, तो ये सभी सुकरात से संबंधित थी। बौद्धिक ईमानदारी मतलब जो आपका बौद्धिक रूप से हम क्या है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बौद्धिक रूप से जो ज्ञान है वही सुकरात का ज्ञान है, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हर तरह के तर्क कैसे होने चाहिए, स्वीकृत होने चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान क्या 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 बात है कि कोई किसी आदमी का कैसा भी पक्ष है, हम उसका पक्ष सुनेंगे जरूर। हम बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर उसके पक्षों को नकार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें सुने नहीं। स्वायत्तता होनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्त करने की। इतनी बात समझ में आई?
तो आगे चले। आगे बात करता हूं कि कुछ संप्रदाय हैं सिनिक, सिरेनाइक, ये यूनान में ही मिलते हैं। सिनिक, दोबारा लिख देता हूँ, मिट सा गया है। सिनिक, सिरेनाइक, मेघादी, ये कुछ संप्रदाय हैं जो यूनान में ही मिलते हैं और ये कहते हैं कि ये सुकरात के अनुयायी हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन ये किससे संबंधित है, सुकरात से संबंधित कौन सा संप्रदाय नहीं है। सुकरात की बातें आज मैंने की हैं, आपको कितनी समझ में आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हुई कल पूछेंगे हम। और कल हम बात करेंगे डेकार्ट की, जो कि डेकार्ट की पद्धति के द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वो भी क्या है, पश्चिमी सभ्यता से ही संबंधित हैं। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं और कल के लिए तैयार होके आएँ, पढ़ के आएँ और अच्छे से रहें। हैप्पी नवरात्रि आप सबके लिए। जय माता दी।